So let's begin our monthly market outlook call for the month of April. आज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है और मार्केट्स काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बंद हुआ है. सो होपफुली ये कंटिन्यू रहे या ना, ये रहेगा या ना रहेगा, ये हम आगे देखते हैं. सो लेट्स बिगिन आवर मंथली मार्केट्स आउटलुक कॉल. सो फर्स्ट डिस्क्लेमर, हम शुरू करते हैं ग्लोबल आउटलुक से. सो पिछली बार मैंने ये स्लाइड डिटेल में प्रेजेंट की थी. सो बेसिकली whenever we look at the market, what is the framework that we follow? तो स्टॉक मार्केट्स को मूव करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इंटरेस्ट रेट्स. तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं सो ये दो सेक्शंस को काफ़ी हिट करता है. फर्स्ट इज कंज्यूमर्स के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है एंड दे रिड्यूस देयर स्पेंडिंग. उनकी स्पेंडिंग रिड्यूस होने की वजह से कंपनीज का जो फ्यूचर में रेवेन्यू और प्रॉफिट्स है वो कम होगा एंड देन इवेंचुअली इट लीड्स टू अ फॉल इन स्टॉक प्राइसेस. सिमिलरली बिजनेसेस के लिए भी ये इफेक्ट करता है. बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है बिजनेसेस के लिए और उसकी वजह से ये लोग अपनी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कम कर देते, वो इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से अगेन अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका जो फ्यूचर रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स है वो कम आ जाएगा एंड इवेंचुअली दिस विल लीड टू अ फॉल इन स्टॉक प्राइसेस. सो हायर इंटरेस्ट रेट्स आर एन एनिमी ऑफ स्टॉक मार्केट्स. और इसमें एक और जो पर्सपेक्टिव आता है वो है कि इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव. इफ मुझे कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे, इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है उस पर अगर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वाई शुड आई टेक रिस्क. तो देयर विल बी अ फ्लाइट टू सेफ्टी. अगर जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम थे ड्यूरिंग कोविड पीरियड और इसी वजह से पीपल मूव देयर असेट्स फाइनेंसेस टू द स्टॉक मार्केट और उसी की वजह से काफ़ी अच्छी रैली देखी. लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जाएंगे वैसे लोग रिस्क लेना कम प्रेफर करेंगे. सो दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ कैपिटल इनटू और आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट्स. सो दिस इज व्हाट द बेसिक फ्रेमवर्क लुक्स लाइक. और इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स ये दोनों साथ साथ में चलते हैं और बॉन्ड प्राइसेस उसके विपरीत दिशा में चलते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क दैट वी फॉलो. इस पे डिटेल में हमने पिछले वाले जो मंथली मार्केट इनसाइट कॉल है उसमें बात की थी और उसका आपको रिकॉर्डिंग अब आप सैमको की चैनल पे भी देख सकते हो. सो यू कैन रिफर टू दैट इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क. अब हम बात करते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स की. तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स आर होल्डिंग नियर देयर 4.335 लेवल्स. तो 4.335 सितंबर अक्टूबर 2022 का एक टॉप था और ये टॉप क्रॉस हुआ था सितंबर 2023 में अगेन. और उस वक्त हमने देखा था कि मार्केट्स में बहुत ही वॉलेटाइल रहा था एंड मार्केट्स सॉ करेक्शन एंड इमीडिएटली आफ्टर द लेवल ऑफ 5.021 जो ऑल टाइम जो रिसेंट टाइम्स का हाई था बॉन्ड यील्ड्स में, वो हाई जब हिट हुआ तभी निफ्टी ने एक लो मारा था अक्टूबर 2023 में और वहाँ से निफ्टी ने काफ़ी अच्छी अपमूव दी थी. सो लोग ज़्यादातर डाउ जोन्स या S&P ओवरनाइट कैसे बंद हुआ था ये देख करके कॉल लेते हैं कि निफ्टी आज क्या करेगा. हाउएवर आई फील दैट बॉन्ड यील्ड्स आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे सकते हैं कि आज अपना बाजार कैसे ट्रेड करेगा या इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म हाउ विल आवर मार्केट ट्रेड. तो जैसे ही हमने देखा था कि ये 4.335 का लेवल क्रॉस हुआ था बॉन्ड यील्ड्स में, उसी दिन से निफ्टी ने एक टॉप बनाया था और निफ्टी स्टार्टेड ट्रेंडिंग लोअर एंड एज सून एज द बॉन्ड यील्ड्स टॉप आउट निफ्टी ने भी एक बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाना शुरू किया था. तो रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि जो फेड की जो मीट हुई थी अभी हाल ही में, उस दिन से मार्केट्स में एक अच्छा खासा बॉटम बना और वहाँ से मार्केट हैज़ बीन ट्रेंडिंग हायर. सो व्हाट हैज़ बीन द रीज़न बिहाइंड दैट. सो इस पे हम बात करेंगे. जो फेड ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है वो
सेम रखे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रखा है, कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो 5.5 पे ये स्टैग्नेंट है इंटरेस्ट रेट्स, एंड इन्फ्लेशन इज स्टिल अराउंड 3% लेवल्स, तो 3.2 के करीब का इन्फ्लेशन लेवल है। रियल जो इंटरेस्ट रेट्स है ये पॉजिटिव लेवल में, पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट। यूएस फेड काफ़ी लेट थी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में। नाउ जो मेन बात थी कि मार्केट क्यों बढ़ा राइट आफ्टर द यूएस फेड मीट। सो एक्चुअली यूएस फेड ने क्या कहा कि वी विल स्टिल मेंटेन आवर टारगेट ऑफ 3 रेट कट्स। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड्स गिरेगी, अगर बॉन्ड यील्ड्स गिरेगी तो ये मार्केट्स के लिए अच्छा होगा, बिकॉज द cost of borrowing for consumers as well as the corporates will be lesser। और इसके अलावा अगर इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स कम होंगी तो देयर विल बी अ मूव टू रिस्कियर एसेट्स, लोग रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न बनाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे फेड ने क्या कहा है कि वी विल स्टिल गो अहेड विद 3 रेट कट्स इन 2024। हाउएवर आई फील दैट फेड इज फूलिंग अराउंड। फेड आपको और हम सबको सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, बिकॉज जो जीडीपी है वो फेड ने रिवाइज किए। सो दिसंबर का जो प्रोजेक्शन था उसमें 1.4 की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी। हाउएवर इन द मोस्ट रिसेंट द पॉलिसी मीट वहाँ पे 2.1 का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट उन्होंने एक्सपेक्ट की है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू डिक्रीज फ्रॉम 4.1 टू 4 एंड द इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। तो फेड ने हमेशा से, फेड पिछले 2-3 साल से लगातार बोलता आ रहा है कि we will not give up until we see inflation in control and till it hits the 2% mark। तो 2% is their sacrosanct level for inflation to start cutting rates। लेकिन अब फेड के खुद के जो एनालिसिस बोलो या जो प्रोजेक्शंस है उसमें ये आ रहा है कि inflation is likely to go up, and despite that they are saying that the Fed will cut rates। There will be 3 rate cuts in the year 2024। So somewhere Fed is fooling and not giving a clear picture। तो ये आगे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, whether Fed actually delivers 3 interest rate cuts। In my opinion there will be less than 3, और वो जो rate cuts आएंगे वो भी Fed forced होगी rate cuts देने में, because there will be some or the other problem somewhere which is why Fed will cut rates। otherwise जो इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है वो फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव दिख रही है। सो वॉट विल बी द प्रॉब्लम ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन वी हैव स्टार्टेड सीइंग द पेन पॉइंट्स। तो हाई इंटरेस्ट रेट्स आर पिंचिंग हाउस होल्ड्स। तो जो उनके 401k विड्रॉल्स है, 401k इज लाइक आवर एनपीएस। तो एनपीएस में एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, और ठीक उसी तरह 401k इज वेयर द यूएस सिटीजन्स इन्वेस्ट फॉर देयर रिटायरमेंट्स। तो यहाँ से जब आप विड्रॉल करते हो तो you are under economic hardship, and ये नंबर जो है 3.6 का, दिस इज एट द हाईएस्ट इन द लास्ट 6 years। जो इनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स है ये इनकी जो अर्निंग्स है, जो नॉर्मल एक हाउस होल्ड होता है उसकी अर्निंग से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। सो हाई इंटरेस्ट रेट्स आर पिंचिंग हाउस होल्ड्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स आर पिंचिंग कॉर्पोरेट्स। तो जो कॉर्पोरेट्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। सो कंपनीज विद द हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आर फॉलिंग, जो काउंट है वो कम होता जा रहा है, और कंपनीज विथ लेसर इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज आर इंक्रीजिंग। तो 1.5 या उससे कम वाली जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाली कंपनी है ये बढ़ती जा रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। Startup shutdown in 2024 were at the highest level in US। तो corporates के लिए भी ये एक पेन पॉइंट है, हाई इंटरेस्ट रेट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो जो यूएस गवर्नमेंट का डिफेंस
एक्सपेंडिचर which was one of the largest US दुनिया भर में एक दादागिरी जो करता है, दैट इज बिकॉज दे हैव द बेस्ट डिफेंस. अब डिफेंस में वो लोग कम स्पेंड कर रहे हैं एंड दे आर सून गोइंग टू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर सो हाई. सो यूएस गवर्नमेंट को भी ये पेन होने वाला है एंड समवेयर और दी अदर ये सूनर और लेटर ये इंटरेस्ट रेट्स जो हाई है ये अल्टीमेटली एक बबल को पिन करेंगे. अब बबल की अगर बात करते तो सबसे बड़ा एक जो बबल बन रहा है वो यूएस स्टॉक्स में, यूएस लार्ज कैप स्टॉक्स में बन रहा है. सो दिस इज वन वेरी important chart that you should keep in mind. तो जो टॉप 10% ऑफ मार्केट कैप कंपनीज है यूएस में, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनका जो वेटेज है कंपेयर टू द होल यूएस स्टॉक मार्केट इज राइजिंग. तो ऑलमोस्ट द टॉप 10% ऑफ द कंपनीज आर नाउ 75% ऑफ द एंटायर यूएस स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो ये जो 75% वाला लेवल है ये इसके करीब आए थे हम 2008 में और उसके पहले हम सीधा 1929 में आए थे. तो राइट नाउ द यूएस स्टॉक मार्केट्स आर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑलमोस्ट 100 ईयर्स. तो 100 साल में जितना कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स नहीं ली होगी उतनी आज की तारीख में हो गई है. तो जो टॉप कंपनीज है ये बहुत बड़ा वेटेज रख रही है यूएस मार्केट्स में एंड दैट इज़ वन बिग साइन और बिग रेड फ्लैग. हमने ये पिछले महीने देखी थी ये चार्ट जहाँ पे हमने बताया था कि जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स है जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, एनवीडिया, these 7 stocks are having major weightage and major returns are also coming because of them. और जो US retail investor है they are also heavily invested in these 7 stocks, 7, 8, 10 stocks जो टॉप वाले स्टॉक्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा they are invested. So this is one red flag which one should keep in mind. और on the other hand जहाँ पे यूएस रिटेल इन्वेस्टर्स ये टेक स्टॉक्स में बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आई है इसमें ये लोग इन्वेस्टेड है. ऑन दी अदर हैंड जो इनसाइडर्स है, जो प्रमोटर्स है, दे आर सेलिंग. सो जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, these are some of the leading people in the world in fact and ये लोग जब अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक बेच रहे तो then you should take that into consideration. जो seller to buyer ratio है insiders का, this is at its highest level in last 3 years. So this is one again red flag. एक बबल बन रहा है वहाँ पे. इसके अलावा बहुत ज़्यादा पावर ये 7-8 कंपनीज के पास आ गया है. सो एप्पल, फेसबुक, दे हैव योर डेटा, दे नो योर लोकेशंस, दे नो एवरीथिंग एंड यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डोंट लाइक इट. तो वो उनको यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चाहिए कि पावर उनके पास रहे, वेरेज ये एक ऑल्टरनेट एक पावर बन गया है जो ये US tech companies hai. So Apple, Google, Meta, all these companies have very much power and they know a lot more about you than you know about yourself. So these US officials don't like it and there have been so many lawsuits which are going on. तो recently ये लॉसूट के बारे में आया था न्यूज़ की एप्पल के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉसूट का केस फाइल हुआ है एंड इफ दैट गोज थ्रू तो दैट विल सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट. ये खुद एप्पल ने बताया है. सो इट टेक्स जस्ट अ फ्यू स्टॉक्स टू ब्रिंग द मार्केट्स डाउन. तो जैसे कि हमने देखा था कि S&P 500 में मैक्सिमम रिटर्न्स ये मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स में आया था. इसके अलावा जो लार्ज कैप मेगा कैप स्टॉक्स है तो टॉप 10% ऑफ द स्टॉक्स यूएस स्टॉक्स बाय मार्केट कैप आर नाउ having 75% of the weightage in the total market cap. So you need only a few stocks to fall by 20-30% and that would wipe out investors' wealth.
सो यूएस में जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो ये इन्हीं कंपनीज और इन्हीं सेक्टर्स में से आएगी. सो दैट्स हाउ वी आर सीइंग द ग्लोबल पिक्चर. अब बात करते हैं इंडियन मार्केट्स और इंडियन मैक्रोस की. तो इंडियन मार्केट्स में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ये रिसेंट जो आरबीआई की मीट हुई थी उसमें दे हैव स्टिल मेंटेन्ड इट. सो देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट ओवर देयर. FIs have continued their investment spree. So this is one chart that we have a close look each time. तो जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड्स कम रहती है तभी FIs के इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं. सो बेसिकली जो हमने कहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड्स अगर लोअर साइड पे रहती है तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स. एंड FIs को जहाँ पे होम कंट्री में कम रिटर्न्स मिल रहे हैं वो दे वुड रादर प्रेफर टेकिंग रिस्क एंड दे वुड बोरो मनी देयर एंड इन्वेस्ट इट ओवर ईयर. तो जब इंटरेस्ट रेट्स कम था तो निफ्टी ने काफ़ी तगड़ा रिटर्न दिया, FI का इन्फ्लो भी काफ़ी अच्छा आया. एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड्स आर राइजिंग एंड व्हेन दे हिट दैट 5% मार्क, तो सितंबर और अक्टूबर में हमने देखा था कि एक अच्छा खासा फॉल भी आया था. एंड आफ्टर दैट पॉइंट अगेन FIs have started investing. तो लास्ट 5 महीने में FIs ने 81,000 करोड़ की बाइंग की है. और जो अक्टूबर में बॉटम बना था वहाँ से निफ्टी भी 19,000 के लेवल से आज 22,000 प्लस के लेवल्स पे पहुँच गई है. तो 17% के वहाँ पे भी रिटर्न्स हमने देखे हैं. इसके अलावा जो इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो बजट दिन पे जो लो मारा था उसके भी नीचे पहुंच गए. सो अगेन दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन कॉर्पोरेट्स विच आर बोरोइंग इन रुपीज़. तो उनके लिए एक बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी कम हो गई है. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ साइन के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंडियन इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम ही है. दे आर मोर और लेस क्लोजर टू देयर पीक और यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए. USD INR had hit a all time high. तो रुपी काफ़ी वीक हो गया था, एक ही हफ्ते में एक बड़ा सा स्पाइक आया. एंड आफ्टर दैट इट हैज़ बीन अगेन कंसोलिडेटिंग. इसके अलावा निफ्टी इज़ बीन ट्रेडिंग इन अ मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड टेरिटरी. तो 22.8 के आसपास का निफ्टी का पी है विच इज़ हायर देन इट्स एवरेज. स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस में एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा था. पिछले महीने मैंने कहा था कि दे आर हेवीली ओवर वैल्यूड और हमने सब्सिक्वेंट जो चार्ट्स में आगे आपको बताऊंगा उसमें हमने पिछली बार भी आपको कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड. एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन बन सकता है एंड यू शुड नाउ फोकस ऑन लार्ज कैप्स. तो ये हुआ भी है, हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा. 15% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन. तो स्मॉल कैप इंडेक्स अगर 15% डाउन है तो बहुत सारे स्टॉक्स उससे भी ज़्यादा नीचे गिर गए थे. तो होपफुली आई थिंक बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पिछला कॉल अटेंड किया और जो हमें सैमको ट्रेडिंग ऐप पर भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, वी हैव बीन पुटिंग दिस आउट रेगुलरली सिंस मैनी मंथ्स नाउ कि जो स्मॉल कैप इंडाइसेस है दे माइट हैव नाउ मेड अ टॉप एंड वी माइट सी लार्ज कैप stocks and large cap indices making or leading the markets from here on. अब हम इलेक्शंस की बात करते तो इलेक्शंस जो प्री इलेक्शन रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम हर बार देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है उसके 6 महीना पहले से मार्केट्स में एक तेज़ी बनना शुरू हो जाती है. तो एवरेज जो रिटर्न्स है वो 14.3% का 6 मंथ प्रायर द रिजल्ट्स आते हैं. सो 4 जून को अब रिजल्ट्स आने वाले हैं. तो 4 जून से अगर 6 महीना पहले हम देखें तो 4 दिसंबर से लेकर के 4 जून का जो रिटर्न आएगा वो जनरली पॉजिटिव, लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड एक पॉजिटिव रहना चाहिए. एंड so far we have generated 7% का returns in this period. तो आगे जा करके और भी ज़्यादा बड़ी रैली संभव है एटलीस्ट इन निफ्टी. सो व्हाट नेक्स्ट फॉर आवर मार्केट्स. तो टेक्निकली
क्या हमें लगता है। सो दिस इज वन चार्ट दैट वी शो रेगुलरली। तो ये 8 साल का एक ग्रीड एंड फ्योर साइकिल है जो कि सेंसेक्स में काफ़ी अच्छी तरीके से चला है। सो राइट फ्रॉम 1984 से लेकर के 1992 सेंसेक्स वाज इन अ ग्रीड फेज जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आती है। आफ्टर दैट फॉर 8 years सेंसेक्स मूव्ड इन फेयर फेज और यहाँ पे ये फ्लैट रिटर्न्स देते हैं। अगेन फॉर 8 years फ्रॉम 2000 to 2008 सेंसेक्स डिलीवर्ड 271% रिटर्न्स। From 2008 to 2016 in fair phase it delivered only 48% returns, and from 2016 till date to ये 189% के रिटर्न सेंसेक्स ने डिलीवर किए हैं इन दिस ग्रीड फेज। ये ग्रीड फेज अप्रैल 2024 का जो मंथ का क्लोजिंग है यहाँ पे ये ख़त्म होगी, विच विल बी राइट इन द मिडल ऑफ द पोलिंग स्केड्यूल। सो अब यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे। सो what we are seeing over here is the point to point returns from April of a particular year till the next 8 years। तो 8 साल में अप्रैल टू अप्रैल का हम रिटर्न्स देखते हैं। तो अप्रैल मंथ की जो कैंडल बनेगी उसकी हाई और लो हम मार्क कर लेंगे, और उस हाई और लो की जो लेवल्स है, इफ द मार्केट इज ट्रेडिंग अबव the high of April month's candle, then that is a good sign, and if it is trading below the low, that is not so good sign. So we will use this particular chart of cycles and plan our trades accordingly, और आगे चल के हमें ये पता चलेगा ही कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है और कैसे मूव करेगा। मीडियम टर्म का क्या रोड मैप लगता है। सो निफ्टी में हमने ये 3,000 पॉइंट्स की रेंजेस मैं काफ़ी बार आपको बताया करता हूँ कि 12,500 से 15,500 की एक रेंज बनी है निफ्टी में। उसके बाद 15,500 से 18,500 की, और 18,500 से 21,000 की एक रेंज बनी है। इनफैक्ट वी ऑल्सो हैड अ टारगेट ऑफ 21,500। If you have been following us in this monthly market insights call, तो हमने ये काफ़ी टाइम पहले जब निफ्टी 18-19,000 के आसपास थी तब से हम ये कह रहे कि निफ्टी could touch 21,500 levels based on these horizontal support and resistance levels। तो 24,500 का अब 3,000 पॉइंट्स अगर हम ऐड करें 21,500 में, तो ये 24,500 का एक लेवल बन के आता है। सो कैन निफ्टी टच दीज लेवल्स, क्या इसमें इतनी स्टीम बाकी है कि ये और ऊपर जा सके। सो एक ये चार्ट हमने सैमको ट्रेडिंग ऐप पे पोस्ट किया था कुछ दिन पहले। सो जो इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस, बेसिकली ये काफ़ी ये जो सूरज की परिक्रमा होती है अर्थ के इर्द गिर्द, सॉरी जो अर्थ की परिक्रमा होती है सूरज के इर्द गिर्द, और वहाँ पे हम सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स। सो इक्विनॉक्स इज बेसिकली द टाइम व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल। सो 12-12 घंटे का दिन और 12-12 घंटे की रात होती है। सो दिस इज ये, और इसके अलावा जो सॉल्स्टिस होता है वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट्स बन के आते हैं निफ्टी के लिए। सो ये रिवर्सल पॉइंट आया था 20 मार्च को, और वहाँ से एक अपमूव हमने देखी है। सो फ्रॉम अ सीजनलिटी पर्सपेक्टिव दिस इज़ अ गुड फेज फॉर द मार्केट्स फ्रॉम द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इसके अलावा जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है वो निफ्टी के लिए काफ़ी बुलिश रहा है। सो इन द लास्ट 10 years only 2 quarters have been negative for Nifty, rest 8 quarters have been positive जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। तो एवरेज 10 साल की अगर हम निकाल के देखें तो 5.8% इज द एवरेज रिटर्न फॉर निफ्टी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो अब अगले हफ्ते से वी विल एंटर द न्यू फाइनेंशियल ईयर, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर seasonality perspective it is a positive for Nifty। इसके अलावा मार्केट ब्रेथ काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच गई है। तो पिछले महीने और इनफैक्ट जनवरी में भी हमने बात की थी कि मार्केट इज़ राइट नाउ वेरी मच ओवरबॉट
बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में एक रैली आ गई थी और बहुत ही जो स्टॉक्स जो जिनमें फंडामेंटली पुअर थे वो भी बढ़ रहे थे एंड इनफैक्ट एवरीवन वाज गंग हो इन ऑल दीज स्टॉक्स। सो ये जो मार्च में करेक्शन आया ये काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आया है। सो दिस चार्ट डिपिक्ट्स द number of NSE stocks which are trading about 20 DMA, 50 DMA and 200 DMA। तो हम देख रहे हैं कि 20 और 50 there were hardly few stocks, मतलब 10 से 20% की रेंज में स्टॉक्स थे जो कि 20 और 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे थे इन द मंथ ऑफ मार्च। फ्रॉम देयर वी आर नाउ स्टार्टिंग टू मूव अप वंस अगेन। तो ये पिछले 1-2 हफ्ते में जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है और वापस से बाजार मूव कर रहा है। सो वी हैव सीन के इन द पास्ट ये लेवल्स के आसपास से ही बाजार घूमता है और स्टॉक्स में एक तेज़ी बनती है। सो फ्रॉम हियर ऑन वी मार्केट ब्रेथ एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है और यहाँ से एक अप मूव के चांसेस बन सकते हैं। जो निफ्टी का एकदम शॉर्ट टर्म वाला जो चार्ट देखे, अगर डेली चार्ट्स पे हम देखें तो निफ्टी एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रही है। सो इट हैज़ टेकन सपोर्ट अराउंड दिस राइजिंग चैनल एंड कुड वेरी वेल मूव अप फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। इसके अलावा ऑप्शन चेन की बात करें तो 22,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। 22,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है और 23,000 पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिख रही है और 22,500 पे कॉल और पुट राइटर्स दोनों ही मौजूद है। सो देयर इज बी दिस पर्टिकुलर लेवल इज गोइंग टू बी अ टग ऑफ वॉर लेवल फॉर बुल्स एंड बेयर्स। 22,500 के ऊपर अगर हम ट्रेड करते तो एक काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल राइटर्स का कम होता है तो दैट माइट बी एन इंडिकेशन कि वी आर रेडी टू मूव हायर। एज ऑफ नाउ ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट इक्वल रेंज में है एट द स्ट्राइक ऑफ 22,500। मंथली सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। जो IPO स्टॉक्स है उनमें भी करेक्शन आया था एंड ऑन अ 6-month टाइम फ्रेम इफ यू सी तो FMCG इज येट टू पार्टिसिपेट ओवर द लास्ट 6 months। FMCG इंडेक्स ने कुछ खास कमाल नहीं किया whereas all the other indices have done pretty well। So banks and FMCG these two are underperformers। तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो FMCG should be the one which will act as a defensive and will move higher। अब इसके अलावा हमने एक ये सेक्शन मैंने शुरू किया है प्रिपेयरिंग फॉर अ मेल्टडाउन। सो एज पर आवर एनालिसिस जो हमने ग्रीड और फियर साइकिल्स देखी और जो ग्लोबल मैक्रोज और मार्केट्स हम देख रहे हैं कि द सिनेरियो इज नॉट सो गुड एंड वी माइट come across a situation when there might be a big correction in the market। So how can we prepare ourselves from safeguarding from that correction? तो अगर एक बड़ा मेल्टडाउन आता है तो what will be the things that we should look at और how will we come to know कि एक बाजार में मंदी आ रही है। So there are these few charts that I keep a look at on a regular basis और वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें अगर होती है if we see tick marks on all of these things then we might say कि हाँ एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे बन रहा है and one should stay cautious। तो सबसे पहला जो चार्ट है वो मैं हर बार आपको ये बताता हूँ कि 2024 इज़ अ ईयर ऑफ वॉलेटिलिटी, एक लीप ईयर है और लीप ईयर में हमने देखा है कि हिस्टोरिकली लीप ईयर में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और मार्केट्स में करेक्शन भी आता है। सो 2020 का ईयर था जहाँ पे विच वॉज अगेन द लास्ट लीप ईयर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल देखा गया था। प्रीवियस ईयर के क्लोज की कंपैरिजन में हमने 38% का फॉल देखा था। इसके बाद जो मेजर बहुत ही बड़ा जो करेक्शन आया था वो 2008 में आया था जहाँ पे हमने हाई टू लो की जो रेंज थी वो 140% की थी और परसेंटेज चेंज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग वाज 52%। तो वी क्लोज्ड 52% लोअर
इन 2008 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और जो पूरा बड़ा ड्रॉडाउन था वो 62% का था. सो मार्केट में एक 62% का करेक्शन देखा गया था. सो दिस इज़ वन चार्ट टू कीप इन माइंड. हम लोग 2015 से वी हैव बीन कंटिन्यूसली मूविंग अपवर्ड्स. तो ईयरली जो कैंडल है वो पॉजिटिव ही रही है. एंड समवेयर और दी अदर जो 3.5-4 साल की एक साइकिल रहती है, बिजनेस साइकिल होती है, और उसमें वी नॉर्मली सी करेक्शंस हैपनिंग. सो एज पर दिस डेटा वी माइट सी सम volatility coming in, or there are elections which are scheduled soon. तो 4 जून को रिजल्ट्स भी आने हैं, एंड इलेक्शंस में हमने देखा है कि हिस्टोरिकली देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी विच हैपेंस. सो कीप दिस इन माइंड. इसके अलावा इंडिया विक्स इज लाइकली टू कुड गो अप and cross 30 levels. तो 30 is the level to keep in mind. अगर 30 के ऊपर जाता है तो बाजार में fear बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. Right now India VIX is pretty low, 12-12.5 के करीब है, which is a good enough number. बुल्स को बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं है. लेकिन if the number crosses 30, then you should tighten your stops and maybe even exit some of your positions and hedge your positions so that you protect yourself from the downside. इसके अलावा लार्ज कैप्स विल आउट परफॉर्म. तो दिस इज वन चार्ट दैट आई हैव बीन शोइंग सिंस अक्टूबर 25 अक्टूबर को हमने ये चार्ट पब्लिश किया था. इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये चार्ट पब्लिश हुआ था. एंड वी हैव बीन सेइंग कि 2024 इज लाइकली टू बी अ ईयर फॉर लार्ज कैप्स. के जो सेंसेक्स टू स्मॉल कैप का रेशियो है वो काफ़ी लोएस्ट लेवल्स पे पहुंच गया. इनफैक्ट 2008 के बाद इतना नीचे कभी नहीं गया था, एंड विच सजेस्ट के यहाँ से अब सेंसेक्स आउट परफॉर्म करेंगे. सेंसेक्स का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो गया है. सो सेंसेक्स इज़ अ प्रॉक्सी फॉर लार्ज कैप स्टॉक्स. तो यहाँ से अब लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे. और हमने मार्च के महीने में देखा है कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स थे उनमें एक अच्छा खासा तगड़ा करेक्शन आया था. सो गोइंग फॉरवर्ड वील कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट एज वेल कि वाकई में क्या सेंसेक्स स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग और नॉट. इसके अलावा हमने बात करी थी आईपीओ स्टॉक्स की, कि आईपीओ स्टॉक्स में फॉल आएगा अगर मार्केट्स में बड़ा करेक्शन आता है. तो आईपीओ स्टॉक्स आर जनरली द वंस विच कम एट अ हेफ्टी वैल्यूएशंस, और इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉथ होता है. इसमें वैल्यूएशंस कोई दिखता नहीं है, एंड हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है. सो आईपीओ स्टॉक्स आर द फर्स्ट वन टू विच पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ. तो ये 2021 में भी हमने देखा था कि आईपीओ स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन आया और उसके बाद मार्केट्स भी गिरे थे. एंड दिस वी आर सीइंग हैपनिंग. सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, जो कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से ये बात कर रहा हूँ कि आईपीओ स्टॉक्स गिरेंगे, और वो हुआ. मार्च के महीने में 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वीकली कैंडल्स बनी और आईपीओ स्टॉक्स गिरे. सो चांसेस आर के वी माइट फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉप इन द BSE IPO इंडेक्स. ये जो 14,400 के करीब का लेवल है, प्रीवियस हाई के करीब, ये लेवल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा. सो कीप दिस इन माइंड. फ्रॉथी SME स्टॉक्स, तो सबसे ज़्यादा फ्रॉथ बाजार में SME स्टॉक्स में ही था. अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स आ रहे थे और कोई देख नहीं रहा था. एंड इनफैक्ट रेगुलेटर also took note of it, and they also observed के SME stocks में ये जो valuations बोलो या they are not right. and सबसे बड़ा fall SME stocks में ही आया है. जो BSE SME IPO index है उसमें हमने 20% का fall देखा था in the month of March, and probably these are the stocks and this is the index which will not move further high from here. तो जो टॉप ये हमने फरवरी में देखा था उसके ऊपर शायद वी माइट नॉट गो फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम.
इसके अलावा जो रियल्टी और कैपिटल गुड्स इंडाइसेस है, इसमें भी हमने काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखी है। सो रियल्टी इंडेक्स तो एक साइक्लिकल पैटर्न के थ्रू ही गुजरता है। तो इफ़ 1 ईयर इट इज़ डाउन द रैंक्स, देन इन द नेक्स्ट ईयर इट इज़ अप द रैंक्स। और ये 2016 से ये चलता आ रहा है। सो अप डाउन इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग। तो रियल्टी stocks have done really very well in 2023. 2024 may not be such a good year for realty, and same thing goes for capital goods as well. तो अगर capital goods stocks की बात करें तो जो monthly RSI है BSE capital goods index की, वो 90 के करीब पहुंच गई है। This is a very overbought level on a monthly scale. So यहाँ से हमें even though these capital good stocks are still in momentum, but you should be very careful when you are buying them. Lot of these stocks are overvalued, so please be cautious when you are trading or investing in any of these stocks right now. इसके अलावा जो FMCG है, इट इज़ अ प्रॉक्सी फॉर डिफेंसिव्स, वाइल स्मॉल कैप्स इज़ अ प्रॉक्सी फॉर हाई बीटा स्टॉक्स। तो FMCG डिवाइड बाय स्मॉल कैप्स, ये हमने एक रेशियो चार्ट प्लॉट किया है इन ट्रेडिंग व्यू, या बड़ी आसानी से कर सकते हो। सो ये जो रेशियो चार्ट है, ये डेकेडल लोज पे है, ये इतना नीचे पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ है। मतलब कि डिफेंसिव्स हैव अंडर परफॉर्म्ड, एंड जो हाई बीटा स्टॉक्स है, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, दे हैव आउट परफॉर्म्ड वेरी वेल। सो ये 2020 में ये रेशियो चार्ट टॉप आउट हुआ था, जहाँ पे FMCG वॉज आउट परफॉर्मिंग एंड नाउ FMCG इज अंडर परफॉर्मिंग। तो ये अब रिवर्स होगा कि FMCG स्टॉक्स जो कि डिफेंसिव्स है, अगर मार्केट्स में करेक्शन आता है तो FMCG में जो सेफ्टी के लिए जो फंड मैनेजर्स है वो जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं। सो कंपैरेटिवली आउट ऑफ द टू FMCG विल डू वेल। इसके अलावा गोल्ड विल ऑल्सो आउट परफॉर्म इक्विटीज। दैट इज वॉट वन ऑफ द मेजर कॉल्स दैट आई हैव इज कि गोल्ड भी गोल्ड डिवाइड बाय हमने CNX 500 यहाँ पे प्लॉट किया, तो गोल्ड विल आउट परफॉर्म एक्विटीज। गोल्ड में एक यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रहा है, ये जो रेशियो चार्ट है इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। सो गोल्ड इज समथिंग दैट वन शुड कीप एन आई ऑन। इसके अलावा दिस इज द न्यू चार्ट विच आई एम एडिंग इन दिस पर्टिकुलर मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल। तो सिल्वर, तो सिल्वर ने 2011 में $50 का हाई माना था। सो राइट नाउ सिल्वर, दिस इज इन इंटरनेशनल मार्केट, तो राइट नाउ सिल्वर इज अराउंड 24.46 लेवल्स। तो इट इज स्टिल मोर देन 50% बिलो इट्स ऑल टाइम हाइज। तो सिल्वर, अगर गोल्ड मूव करेगा, गोल्ड के मैंने पिछले जो हमारे मंथली इनसाइट्स कॉल हुआ है उसमें MCX और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के चार्ट और उसके प्रोजेक्शंस भी उसमें डाले थे। तो गोल्ड में 65,000 वाज वन लेवल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड नेक्स्ट वाज 75,000। तो 65 इज ऑलरेडी अचीव्ड, 75,000 कुड बी अचीव्ड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सिमिलरली अगर गोल्ड चलता है तो सिल्वर भी पीछे नहीं रहेगा, एंड सिल्वर, जो सिल्वर का ये इंटरनेशनल सिल्वर का चार्ट है, इसमें हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देख रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस प्लॉट किए, 10, 20, 30 और 40 मंथ की मूविंग एवरेजेस है। सो ये दिस इज़ द मंथली चार्ट, और ये 1998 से हमने ये सिल्वर का मंथली चार्ट प्लॉट किया है। तो ऑल दीज मूविंग एवरेजेस आर कन्वर्जिंग। तो जब जब ये कन्वर्जेंस होता है तब तक बड़ा स्पाइक इधर अप और डाउन आता है। सो हियर what we are anticipating is that the spike will probably be on the upside. So जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था 2003 में, 2001 से 3 के बीच में ये बहुत ही कन्वर्जेंस, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस हो गया था, और फिर इवेंचुअली सिल्वर स्पाइक्ड अप। और सिल्वर की जब रैलीज आती है तो वो 6 महीने में 70, 80, 100% की मूव्स आ जाती है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ वी सी सिल्वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द रैली। अब तक सिल्वर ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट दैट माइट ऑल्सो हैपन सून।
So this is a silver MCX का चार्ट. Silver MCX also goes through a greed and fear cycle. So greed phase में silver does really very well और ये लगभग 28 महीने की एक साइकिल होती है जिसमें बहुत अच्छा करता है. तो 2004 से 2006 एक ग्रीड फेज में था. यहाँ पे 111% की रैली देखी गई थी सिल्वर में. देन द फियर फेज में इट फेल बाय 5%. इन द नेक्स्ट ग्रीड फेज 2008 से 11 वाला जो था, यही फेज की मैं बात कर रहा था कि 6 महीने, सिर्फ 6 से 7 महीने लगते हैं सिर्फ फॉर सिल्वर टू मूव अप. तो ये 30,000 का लेवल यहाँ पे था और ये सिर्फ 7 से 8 महीने में ये 75,000 का हाई मार दिया था सिल्वर ने. तो दिस वाज अ गेन ऑफ 200, टोटल गेन ऑफ 284% इन दिस 28 मंथ पीरियड. एंड उसमें मेजॉरिटी गेन्स तो ये शॉर्ट पीरियड में ही आ गए थे, 8 से 10 महीने के पीरियड में. और उसके बाद से सिल्वर हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग फ्रॉम 75,000 टू 35,000 की रेंज में कंसोलिडेट ही कर रहा है, कुछ नहीं किया सिल्वर ने. एंड यू कैन सी ड्यूरिंग दीज फेजेस कैसे सिल्वर ने परफॉर्म किया है. तो what we are seeing is के silver can move higher. Don't be surprised if you see silver trading in 6 figures. That is what I would like to say कि silver 6 फिगर में भी अगर जाएगा तो सरप्राइज मत होना. There is a high possibility that it might happen. सिल्वर में जो भी टेक्निकल फॉलो करते, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है जो कि 12 साल का पूरा ये पीरियड था. कप एंड हैंडल 12 से ज़्यादा का. 2011 में ये टॉप बना है. वी आर राइट नाउ इन 2024. तो 12-13 साल का ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है और जब इसमें से बाहर निकलेगा तो सिल्वर कैन रियली स्पाइक. सो कीप एन आई ऑन सिल्वर एज वेल एज गोल्ड. And finally, last but not the least, is if all this sounds unbelievable, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद हम ये निगलेक्ट कर देते हैं कि अरे ये थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा, ये लेवल नहीं आएगा. कोई अगर आपको कह दे कि मेरा 2024 में 17,000 का लेवल है या 30,000 का लेवल है, तो आप तुरंत ही नकार देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा. सो डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंड सेट. बाजार में कुछ भी पॉसिबल है. एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट्स. ये दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू प्रूव दिस पॉइंट. तो ये जो चार्ट है ये कोको का चार्ट है. कोको इज द थिंग जिससे चॉकलेट बनती है. सो कोको वॉज अप 240% इन द लास्ट 10 months. तो 2017 से 2023 तक कोको में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही है. 2,000 से $3,000 पर टन के रेंज में ही रहा था. एंड इन द लास्ट 10 months बिकॉज ऑफ हाई डिमांड एंड पुअर सप्लाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोको में बहुत ज़्यादा प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं आए थे, तो नोबडी वॉज wanting to invest in cocoa farming, and suddenly there was a jump in demand and because of which cocoa prices shot up. तो $3,000 पर टन के प्राइस से $10,000 पर टन का प्राइस आ गया था. So this is a massive spike in cocoa. तो बाजार में कभी भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है. So always keep an open mind and yeah, that's it. So I'm happy to take questions now. Yes, I think people can type in their questions. Yes, questions आने शुरू हो गए हैं. Can you please repeat gold ratio? So sure, मैं आपको फिर से एक बार. So gold का जो रेशियो चार्ट था वो ये था कि what we have done is we have plotted MCX gold का चार्ट अलॉन्ग विथ. सो हमने रेशियो चार्ट प्लॉट किया MCX गोल्ड के चार्ट को विथ द CNX 500. सो CNX 500 इज द ब्रॉड इंडियन इक्विटी मार्केट और गोल्ड इज MCX गोल्ड. तो
जब ये रेशियो चार्ट ऊपर जाता है मतलब कि गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग इक्विटीज। तो 2018 से 2020 गोल्ड वाज आउट परफॉर्मिंग। 2018 से 20 का अगर आप पीरियड देखें तो जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स थे वो 2018 में ही टॉप आउट हो गए थे। निफ्टी में 2020 में एक टॉप आया, लेकिन इफ़ यू सी निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही थी 2018 से 20 के बीच में। इट वाज अ स्टैग्नेंट फ्लैट मार्केट विथ स्लाइट अप मूव्स। तो गोल्ड वॉज आउट परफॉर्मिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, और 2020 में जब बॉटम बना मार्च 2020 में, वहाँ से गोल्ड ने अंडर परफॉर्म किया और इक्विटीज स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग। सो व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज के गोल्ड और जो CNX 500 का रेशियो चार्ट है ये फिर से अपने प्रीवियस लोज के करीब आ गया। 3 के करीब का लेवल था और अब RSI में भी डाइवर्जेंस दिख रहा है नॉर्मली, जो हम पिछली बार भी देखा था। सो बिकॉज वी आर बाकी सारी जो चीज़ें है वो भी ये दर्शा रही है कि इक्विटीज माइट आउट परफॉर्म। तो बाजार में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ें या तो बढ़ेगी या सब चीज़ें गिरेगी। देयर विल बी समथिंग और द अदर विच विल आउट परफॉर्म द रेस्ट। सो वी एज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स वी हैव टू फाइंड व्हाट इज moving up or what is outperforming the other sectors or other stocks or other asset classes, and put our money over there so that we can either make more returns or at least stay safe. So this is what our outlook in gold is, कि gold might do really well going forward. So I hope कि ये आपके question का answer देता है। Is FMCG a good investment? So yes, as I said, के chances are के FMCG might do well going forward in 2024. Is it advisable to buy gold ETF now? ये अमोल जी ने पूछा है। Yes. So gold और silver भी दोनों ही चीज़ें आपको ETF फॉर्म में मिलती है, तो you can very well invest in any of these as per your own liking. सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। निवेश जी ने ये कहा है कि एक बात आप कह रहे हो कि फियर जो मार्केट्स है वो फियर में एंटर करने वाला है, फियर फेज में एंटर करने वाला है। दूसरी बात कह रहे हैं कि मार्केट्स न्यू हाई 6 महीने में लगाए, तो कौन सी बात सही है? सो मार्केट्स जो हम ग्रीड और फियर फेज की बात कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो हमने ग्रीड और फियर फेज के जो रिटर्न्स प्लॉट किए हैं वो भी पॉइंट टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो अप्रैल 2008 से अप्रैल 2016 का क्या रिटर्न था, और इस बीच में सिर्फ 48% का रिटर्न था सेंसेक्स का। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर आप बॉटम पे अगर आप एंट्री लेते तो आपको एक अच्छा खासा अपमूव भी मिलता। एंड वी आर नॉट सेइंग कि वो अप्रैल 2008 और अप्रैल 2024 में ही मार्केट टॉप आउट होगा। इट माइट वेरी वेल हैपन कि द मार्केट रैली माइट कंटिन्यू फॉर 6 more months। वी नेवर नो क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है। लेकिन फ्रॉम अ पॉइंट टू पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर आप अप्रैल 2024 में अगर आपका जो भी निफ्टी का वैल्यू या सेंसेक्स का वैल्यू है उसको आप लोगे, और 2032 में जब फियर फेज खत्म होगा उसकी वैल्यू लोगे, तो चांसेस आर दैट the returns might not be so great. So within this 8-year period there might be many cycles which might go through. तो right now जो immediate dominating जो short term वाली cycle है वो ऊपर की तरफ वाली लग रही है कि based on what the Nifty charts are showing and all the other data points, we might say कि at least for the next 2 months जब तक ये election के results नहीं आते तब तक तो बाजार में चांसेस है कि एटलीस्ट निफ्टी स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। एंड जो रेस्ट ऑफ द मार्केट है तो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि दे माइट हैव ऑलरेडी टॉप्ड आउट। जो फरवरी में टॉप बना था, चांसेस है कि बाउंस बैक होगा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, और जो बाकी के स्टॉक्स है वो भी बाउंस बैक होंगे, लेकिन दे माइट नॉट cross the previous all-time highs. So chances are कि we might go under a range at least for the small cap and mid cap stocks from a short to medium term perspective. सो बहुत सारे सवाल वही है सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पोर्टफोलियो का डेफिनेटली सिग्निफिकेंट पोर्शन गोल्ड में हमेशा ही होना चाहिए। एंड कंसिडरिंग दैट वी माइट
वी आर ऑलरेडी एंटरिंग इनटू अ वॉलेटाइल फेज। ये इलेक्शन वाले जो फेजेस होते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, और नॉट जस्ट इंडिया बट यूएस में भी इलेक्शंस आने वाले हैं। सो नवंबर 24 में यूएस विल आल्सो गो थ्रू इलेक्शंस। तो ये वर्ल्ड की दो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं जो जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, एंड यूएस इज़ द यूएस मार्केट्स बोल दो तो दैट इज़ द फाउंटेन ऑफ कैपिटल फॉर मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो देर इज़ बाउंड टू बी वॉलेटिलिटी, एंड इसमें सेफ्टी अगर आपको चाहिए तो आपको गोल्ड है, ये आपको सेफ्टी दे सकते हैं। तो यू शुड इंक्रीज योर पोर्शन एलोकेशन टू गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो। सो अरविंद बेरमेवाल जी ने एक सवाल पूछा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हो। आई थिंक मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि देयर माइट बी अ रिकवरी बट ऑल स्टॉक्स मे नॉट पार्टिसिपेट। जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वही पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी बहुत हमने ये देखा था कि जो जिन क्वेश्चनेबल फंडामेंटल्स वाली जो कंपनीज है जो काफ़ी चल रही थी उनमें वापस आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इफ़ यू आर होल्डिंग अ कंपनी विच does not have strong fundamentals, then it is better to exit at a loss. अब फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है तो आप नए साल में जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि प्रॉफिट के साथ शुरुआत करें, लेकिन आप लॉस के साथ भी शुरुआत कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 365 degree analysis of markets on dynamic data, well done team Samco, thank you. I hope कि ये जो हम एनालिसिस करते हैं आपके सामने रखते हैं हर महीने, ये आपको फ़ायदा दिला रहा है, एंड आई होप कि आप आगे जा कर के और भी लोगों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है जो कि मार्केट्स में इन्वेस्टेड है उनका भी फ़ायदा हो। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो व्हेन इट इज़ पुट अप। तो ये अगले हफ्ते में यूट्यूब पे ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो अभी हमें लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टी कैप, डिफेंसिव, कहाँ इन्वेस्ट करें या एसटीपी करें। सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू गो विथ हाइब्रिड फंड्स जहाँ पे डेट और इक्विटी का एक अच्छा खासा बैलेंस रहता है, एंड प्रेफरेबली द वंस वेयर लार्ज कैप स्टॉक्स आर देयर। तो आपको एक सेफ्टी भी मिलेगी और बाजार अगर गिरता है तो डेट का पोर्शन जो है उससे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग इज गुड टू अर्न मनी इन एनी इंडेक्स। यस, तो ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों ही करके लोग पैसे बना रहे। अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हो, सैमको को अगर फॉलो करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप एक हम शो करते हैं, मैं एक शो करता हूँ द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लार्ज स्ट्रीट। यहाँ पे हम बहुत सारे गेस्ट को इन्वाइट करते हैं जहाँ हम उनसे उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आई हैव इंटरव्यूड सो मैनी ट्रेडर्स who are option buyers as well as option sellers, and they are doing really well in the markets. तो ये डिपेंड करता है, आप एक तो हर रोज़ पैसा नहीं बना सकते। आप जो भी करो, ऑप्शन बाइंग करो या सेलिंग करो, द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग मनी डेली इज़ नॉट राइट। तो आप अगर ये पर्सपेक्टिव से अगर मार्केट में आ रहे हो तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे, एंड देयर इज़ अ टाइम फॉर ईच स्ट्रैटेजी टू वर्क। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन बाइंग करके ही आप पैसा बना सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन सेलिंग भी एक सर्टन पॉइंट रहेगा, सर्टन फेज रहेगा जहाँ पे बहुत अच्छा करेगी और बाकी के टाइम पे इतना अच्छा आपको रिटर्न्स नहीं देगी, एंड दैट विल बी ट्रू फॉर एनी स्ट्रैटेजी दैट यू आर फॉलोइंग। इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट? सो आई वुड से बेटर अवॉइड एंड फोकस ऑन लार्ज कैप्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, येस दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। आप हर साल में 4 ट्रांचेज आती है, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप स्प्रेड आउट कर सकते हो। अशोक मौर्य जी, लव कुमार जी, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, वेरी गुड एनालिसिस, थैंक यू, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। हाउ टू चूज बिटवीन वेरियस हाइब्रिड स्कीम्स? तो निखिल बंसल जी ने ये सवाल पूछा है कि कैसे हाइब्रिड स्कीम्स चुने। तो सैमको सो रैंक एमएफ इज़, अगर आप सैमको के ऑलरेडी क्लाइंट हो तो आपका रैंक एमएफ में भी डिफ़ॉल्ट अकाउंट खुल जाता है। तो रैंक एमएफ इज़ अ पोर्टल वेयर यू कैन एनालाइज वेरियस म्यूचुअल फंड्स, एंड यहाँ पे आपको रेटिंग्स भी मिल जाती है, उसके पोर्टफोलियो में क्या है वो भी मिल जाएगा। तो यू कैन यूज़ योर सैमको बैक ऑफिस लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड
चेक रैंक MF प्लेटफॉर्म और वहाँ पे आपको ये जो एनालिसिस है ये आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। यस, आई थिंक सो वी आर डन विथ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। जो भी जितने भी सवाल पूछे गए थे सारे के सारे हमने आंसर कर दिए। सो या दैट्स इट। आई थिंक आई होप कि ये जो सेशन पूरा रहा है ये काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आप सभी के लिए। एंड जो लोग रेगुलरली ये मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल अटेंड करते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली आई थिंक के काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। द एनालिसिस विच वी हैड प्रेजेंटेड इन द लास्ट मंथ स्पेशली, जहाँ पे मैंने मेरी प्रेजेंटेशन में बताया था कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडाइसेस आर ओवर वैल्यूड एंड देयर माइट बी अ फॉल, गोल्ड माइट डू वेल। निफ्टी के बारे में तो हम हर बार बात करते ही है। सो निफ्टी का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म व्यूज वी प्रेजेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो आई होप कि आप रेगुलरली ये मंथली इनसाइट्स कॉल अटेंड करें और वी ऑल्सो हैव स्टार्टेड पोस्टिंग दीज कॉल्स, दीज रिकॉर्डिंग्स ऑन यूट्यूब। तो इफ यू डोंट हैव टाइम टू अटेंड इट लाइव तो आप रिकॉर्डिंग भी जा करके देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। So we will see you next month. Sanco Trading App, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.